नमस्कार सभी को। जैसा कि सभी को पता है, कल से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। मैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो ये इस समय कुछ ऐसा माहौल बनता है कि सभी जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करने वाले या जिनका भी जो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, एक तनाव की स्थिति रहती है। बेसिकली तो ये वीडियो यूपी बोर्ड वालों के लिए है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, सभी के लिए कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो कुछ टिप्स हैं कैसे अच्छे नंबर लिए जाएं, कैसे तनाव को दूर किया जाए। तो मैं कुछ बिंदु आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। अगर उन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे तो हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा होगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश का जो पेपर है वो मार्च में है, अभी टाइम है। तो अमूमन देखा ये जाता है कि बहुत सारे बच्चे अगर इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत कर लें, ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अगर हमें याद है तो हम कर सकते हैं उनको, और अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अब वो चीज़ें क्या हैं? जैसे अगर मैं हाई स्कूल की बात करूँ, टेंथ की, तो टेंथ में देखो, जैसा कि सभी को पता है कि 20 नंबर एमसीक्यू हो गया है और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया है। मतलब 20 जो क्वेश्चन आएंगे वो ओएमआर पे करने होंगे, और वो जो है मोस्टली लोग सही कर लेते हैं अगर आपने चैप्टर को पढ़े हैं। मतलब जो भी चैप्टर हैं, जो भी आपके चाहे ग्रामर में वर्ब फिलिंग हो गया, या आपके मॉडल्स हो गई, या प्रीपोजिशन हो गए, आर्टिकल हो गए, ये चार एरियाज़ आप लोग देख लीजिए। एमसीक्यू इसी से आते हैं। आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गई, मॉडल हो गई। मॉडल और वर्ब वो एक ही टॉपिक लगभग हो गया वो, क्योंकि मॉडल एक तरीके की वर्ब ही होती है। और प्रीपोजिशन हो गया। तो ये अगर आप कर लेते हो तो इनमें से फंस जाते हैं क्वेश्चन। टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, रीऑर्डरिंग भी पूछ देते हैं। तो ये एक एमसीक्यू का अलग रहा। जैसे जो अच्छे बच्चे हैं तो उनको तो बेहतर तैयारी करके जानी है, सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। और जो मतलब ये एक उम्मीद रखते हैं कि उनके नंबर 99, 98, 90 प्लस आएँ, उनके लिए तो यही है कि वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ें, और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए स्पेसिफिक होना है। जैसे कि मान लो चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है। जैसे अमूमन जब हम लोग इवैल्यूएशन में लगते हैं, कॉपी करेक्शन करते हैं, तो पूछा गया कि मान लो लेटर टू गॉड से ही ले लेते हैं। पूछा गया कि विच वर्ड और व्हाट लेंचो सेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो उनको क्या उसने लास्ट में बोला था, कौन सा वर्ड यूज किया था। तो करते क्या हैं स्टूडेंट, पूरी कहानी लिखेंगे। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो वाज दैट इज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, ऐसे करके पूरा लिखते। लेकिन लिखना उनको क्या चाहिए, सीधे एक फ्रेज है, ए बंच ऑफ क्रूक्स उसने बोला था। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वही मिसिंग होता है जो हम लोगों को चाहिए होता है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। ये नहीं है कि आप लेंथी लिखिए उसको, मतलब पूछा गया आप उसमें पूरा समरी लिख रहे हैं चैप्टर की, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर स्पेसिफिक होके लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन लोग करते क्या हैं कि इधर उधर की चीज़ें लिखते हैं, और जो मेन चीज़ है उसको नहीं लिखते। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनका एक है कि उनको नंबर चाहिए 90 प्लस। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं उन बच्चों की भी बात करूँगा जिनको लगता है कि वो पास नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है। जैसे मान लिया कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 नंबर का है, ठीक है। और 2 नंबर के क्वेश्चन में आप 1 पेज 2 पेज लिखे जा रहे हो, और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि चाहे जितने पेज आप लिखिएगा उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिखेंगे, 2 नंबर का जब है 2 से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए।
जैसे कि है क्या कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 लाइन उसके लिए इनफ है। अगर आप 3-4 इवन 2 लाइन भी लिख दोगे, अगर करेक्ट है वो जो पूछा गया उसको आपने लिखा है और 2 लाइन में भी आंसर है, तो पूरे 2 के 2 मिलेंगे। और आपने 2 पेज भी लिख दिए और कुछ भी उसमें रेलेवेंट नहीं है, तो वो आधा 1 नंबर मिलेगा और उससे आपकी टाइम की बर्बादी होगी। तो सबसे पहले देखना है हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का है। हाँ, जो क्वेश्चन 6 नंबर का है, 7 नंबर का है, उसको आप लिखिए 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, जितना आप ले जाना चाहो, लेकिन मैक्स 3 से तो ज़्यादा मत लिखिए। और इंग्लिश में केवल ऐसे है जो 6 नंबर का आता है, उसमें भी अगर आप 2-2.5 पेज लिखोगे वो इनफ है। क्योंकि मान लो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन को आप अगर 2-3 पेज तक ले जा रहे हो और ऐसे ही आपको 4-5 क्वेश्चन अगर फंस गए जो 2-2 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन को आपने 2-2 नंबर वाले 3-3 4-4 पेज लिखा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही लिखना है। हालांकि आजकल अब वर्ड्स लिमिट भी दी रहती है कि 30 वर्ड्स में लिख दो, 60 वर्ड में लिख दो, 40 वर्ड्स में लिख दो, तो उतने ही वर्ड्स हमें रखने हैं। तो ये एक ध्यान रखना हमें। दूसरा क्या है कि अब ज़रूरत है रिवीजन की। सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। अगर चैप्टर को सही से पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप ना कर सके। इसके साथ साथ आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी अपने आइडियाज़ को इंग्लिश में लिखने की। दिक्कत ये होती कि जो राइटिंग स्किल है वो कहीं ना कहीं हमारी वीक होती। इस वजह से अब चीज़ें जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे के साथ खासकर होता है कि उसने चैप्टर पढ़ा है, कहीं से उसने हिंदी में पढ़ा है, मतलब कैसे भी करके टीचर ने नहीं पढ़ाया या पढ़ाया भी उसने हिंदी में पढ़ाया, उसने खुद पढ़ा, उसने हिंदी में समरी पढ़ ली। तो अब क्या लिखना है पेपर इंग्लिश में, वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर हमें इंग्लिश में देने हैं। अब हमारे दिमाग में तो कहानी है हिंदी की, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश लिखने की तो वो चीज़ें, वो थॉट्स, वो जो भी सेंटेंस फ्रेमिंग वो हम इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं। समस्या बस यहीं पे आती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि इंग्लिश पढ़ने की हैबिट डालिए, चैप्टर को इंग्लिश में ही पढ़िए, इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन आंसर भी उसके इंग्लिश, हिंदी पे ध्यान मत दीजिए इतना। बाद में भले ही जब ना समझ में आए कि इसका आखिर किस वर्ड का मतलब क्या है, उसको आप हिंदी से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप हिंदी में पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है। तो एक सबसे पहले ये है कि हमें अपनी राइटिंग स्किल सुधारनी है। हमें पता तो होता है इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन का, लेकिन उसको इंग्लिश में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। तो ये आप कोशिश कर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद दूसरा एक पॉइंट है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस ज़्यादा नंबर के हैं वो नहीं छोड़ने हैं। अमूमन देखा जाता है कि पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट किया जाता है, केवल 1-1 2-2 नंबर वाले जो पहले से पढ़ते जाते हैं उनको कर लेते हैं, बाद में हम छोड़ देते हैं। पता चला 6 नंबर का क्वेश्चन उसको छोड़ ही दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन उसको छोड़ ही दिया। मान लो अगर आपने 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5-5 नंबर के छोड़ दिए, 20 नंबर का तो आपने छोड़ ही दिया। 50 का जो डिस्क्रिप्टिव आता, 20 का तो छूट ही गया। अब बचा कितने, 30 नंबर का आपके पास डिस्क्रिप्टिव। तो ये जरूर ध्यान रख के, पहली बात तो इतना टाइम होता है, छूटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। फिर भी अगर छूटता है तो एक बार 1-2 नंबर वाला भले ही छूट जाए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। फिर अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो वीक हैं बहुत ज़्यादा, जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है कि इंग्लिश मतलब कैसे, मतलब जिनको, मतलब जो मैथ और साइंस जो सब्जेक्ट जो टफ़ होते हैं उतना ही इक्वली टफ़ उनके लिए इंग्लिश होता है, उनकी मैं बात करता हूँ। तो उनके लिए सबसे आसान है नंबर लेने की, आप अगर पोएम याद कर लीजिएगा, जो आपकी पोएम लिखने को आती है 4 लाइन, उसमें से भी मैं बताया दे रहा हूँ कोई 3, वैसे तो 2, किसी भी कोई भी 2 पोएम की 4 लाइन याद कर लो। क्योंकि ऐसा होता है कि एक तो कुछ स्टैंजा आपके पेपर में दिए रहते हैं तो वो लिखने नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई 2 पोएम, चाहे तो आप डस्ट ऑफ स्नो याद कर सकते हैं, फायर एंड आइस छोटी सी पोएम है, इन ये दोनों पोएम आप इनकी 4-4 लाइन याद कर लीजिएगा।
मान लो डस्ट ऑफ स्नो अगर आ गई पेपर में उसकी लाइन, तो आप फायर एंड आइस की लिख दीजिए। फायर एंड आइस की 4 लाइन आ गई, डस्ट ऑफ स्नो लिख दीजिए। तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। फिर दूसरा हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में आप फायर एंड आइस याद कर लो, डस्ट ऑफ स्नो याद कर लो, और अमांडा भी याद कर सकते हो। तो ये कुछ 3-4 पोएम है, अगर आप याद करोगे, टाइगर इन जू भी है, तो ये 4 अगर आप याद कर लोगे, इन्हीं में से फंस जाएगा। और डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस में से तो एक आना ही आना सेंट्रल आइडिया। तो अगर आप सेंट्रल आइडिया याद कर लोगे तो 3-3-6 नंबर ये आपके कंफर्म हो गए। पहले क्या होता था, सेंट्रल आइडिया या पोएम में से कोई एक करना होता था तो लोग पोएम कर देते, लेकिन अब दोनों करने हैं। पोएम की 4 लाइन करनी है, सेंट्रल आइडिया भी करना है। तो इसलिए आप जो है पोएम से 3-3 अगर ये याद कर लोगे तो आपके 6 नंबर हो गए। इसके बाद जो बचता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 4 नंबर की आती है। और एप्लीकेशन या लेटर होता है, तो लेटर में अगर आप चाहें तो लेटर में जो इनविटेशन होता है, ब्रदर्स मैरिज का या सिस्टर्स मैरिज इनविटेशन, आप अपने फ्रेंड को लिखते हैं, वो एक याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एप्लीकेशन की बात करें तो टीसी से रिलेटेड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और एक होता है सब्जेक्ट चेंज और फ़ी कंसेशन। 3 एप्लीकेशन मैंने बताई, एक सब्जेक्ट चेंज वाली, एक होता है फ़ी कंसेशन फीस माफ़ी वाली, एक होता है टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो अगर 3 ये एप्लीकेशन, और मैंने उधर जो एक सिर्फ लेटर बताया है वो भी है कि मैरिज सेरेमनी आपके भाई की है और अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है उसमें। तो ये याद कर लिए, इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा लेटर का, कहाँ पे एड्रेस पड़ता है, कहाँ पे डेट पड़ती है। वैसे तो सारा लेफ्ट साइड वाला ही याद करिए, वो इजी है। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और 4 नंबर ये फ्री के होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, मैंने कुछ बताया ही नहीं, केवल 3 एप्लीकेशन बताई, एक लेटर, ये 4 अगर आप याद कर लोगे, इन्हीं में से फंस जाएगा 100%। तो ये हो गया आपका। तो कितने नंबर हो गए, 3-3-6-4, 10 नंबर हो गए। इसके बाद एक पैसेज आता है 7 नंबर का, आपका अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, 7 नंबर का होता है। ये पैसेज आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, इसको कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ। इसको करने के लिए क्या, सबसे पहले आप पैसेज को पढ़िए। जब हम पैसेज को पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं हमें उसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाए, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी मीनिंग हमें नहीं पता होंगी, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उसको कंटिन्यू ऑर्डर में, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो एक बार उसकी डिटेल्ड स्टडी कर लीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या टॉपिक है, किस चीज़ पे ये बात कर रहा है, पूरा पढ़ना है उसको, ये नहीं छोड़ देना हमें। तो पहले पूरा पढ़ने के बाद अब आप क्वेश्चंस देखिए, स्टेप ध्यान रखिएगा। पहले पूरा एक बार पैसेज पढ़िए, अब क्वेश्चन देखिए। 3 क्वेश्चन आपके दिए होंगे जिसमें लिखना होगा कुछ, एक वोकैब से होगा। तो ये 7 नंबर का होता है। तो उसमें देखिए पूछा क्या, उन्होंने क्या चीज़ पूछ रहे हैं, जो अब दोबारा फिर पैसेज पढ़िए उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। मतलब पहले हमें ऐसे ही उस पैसेज को समझने के लिए पढ़ना है क्या है उसमें, फिर हमें अब पहला क्वेश्चन देखना है, उस पैसेज पे बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे, अब उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, पैसेज को, उसको देखने की कोशिश करिए, इसका मीनिंग कहाँ पे हमें मिल रहा है। तो फिर उसको ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फिर पैसेज पढ़िए, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा इसमें क्या पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फिर पैसेज पढ़िए। ये 7 नंबर इजिली मिल जाएंगे। वो कैब का थोड़ा है, अगर मान लो आप ढूंढ लेंगे, वो कैब सिनोनिम एंटोनिम यही पूछते हैं, मतलब सेम मीनिंग पूछते हैं। जैसे कोई वर्ड दे दिया, इसका सेम मीनिंग पैराग्राफ से क्या होगा, या उसी पैराग्राफ से कोई उठा लिया, इसका अपोजिट क्या होगा, तो ऐसे करके वो पूछ देते हैं। तो मान लिया इसमें अगर दिमाग लगाना होगा लेकिन ये 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो कितने नंबर हो गए आपके, 16। वैसे तो 17 हुए हैं, लेकिन 16 हम मान के चल रहे हैं। 3 3 6 4 10 6 16, ये 16 नंबर आपके समझ लो फ्री के हैं। फिर इसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। एक्चुअली पहले ऐसे राइटिंग पूछा जाता था, तो अब उसको आर्टिकल राइटिंग कर दिया गया है। हालांकि वो ऐसे भी है, लेकिन अब आर्टिकल करके पूछते हैं, उसमें पॉइंट्स भी दे देते हैं।
और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर रिपोर्ट राइटिंग तो आती है, रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल में से एक करना होता है तो रिपोर्ट राइटिंग करिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए बेनिफिशियल है कि एक टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक पे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है और वो टॉपिक आपके लाइफ से रिलेटेड होता है। मतलब एक उसमें जेन्यून आपके पास सिचुएशंस होती हैं। जैसे मान लो उन्होंने दे दिया कि एक कहीं पर एक्सीडेंट प्लेस है, कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उसकी रिपोर्टिंग करिए। आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, उसमें दी होंगी सारी। कहीं पे आप विजिट टू बुक फेयर या विजिट टू फेयर, कहीं आप मेले में गए या बुक फेयर में गए, वहाँ की रिपोर्टिंग करिए। विजिट टू जू गए आप कहीं पे, या आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन या एग्जीबिशन हुई तो उसकी रिपोर्टिंग करिए। तो वो उसमें सारी चीज़ें दी हैं, तो आपको पता होगा। कोई नेशनल फेस्टिवल आपके यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, उसकी रिपोर्टिंग करिए। तो ऐसे करके आप उसको अच्छे से कर सकते हो। उसमें वही चीज़ें लिखनी, उन पॉइंट्स जो दिए होंगे उनको एक्सपैंड कर देना, उसमें लिख देना। तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल बेकार भी लिखोगे, लेकिन अगर लिखोगे 6 नंबर का है, 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। मतलब अगर लिखोगे, छोड़ दोगे तो पूरे नंबर जाएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके 10, 6, 16, 4 भी मिलेंगे, 20 नंबर हो गए। 50 में 20 नंबर आपने इधर ले लिए। ये उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जिसको इंग्लिश से बहुत डर लगता है। ठीक है, 20 नंबर ये फ्री के हैं। अभी मैंने लिटरेचर की कोई बात नहीं करी, क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं करी, ग्रामर की कोई बात नहीं करी है कि ग्रामर में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 20 नंबर जो कि आप बस 3, 4 चीज़ें अगर देख के जाएंगे, याद करके जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद 20 नंबर ये हो गए। उधर जो 20 नंबर थे उसमें आप लोग कर ही लोगे, उसमें तो सबके 12, 15, इवन 18, 19 नंबर आ ही जाते हैं। हम कह रहे हैं कि मिनिमम 12 भी मान लें, 20, 10, 30, 2, 32 नंबर ये हो गए आपके। 32 हो गए। और उधर स्कूल वाले आपको 30 नंबर तो दे ही देते हैं, जो प्रैक्टिकल वाला होता है, मतलब कर देते हैं। तो 62 नंबर आप लेके आ गए, मतलब पास हो गए आप। समझ रहे हो, ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो बहुत वीक अपने आप को समझता है, जिसको बहुत डर लगता है अरे इंग्लिश में कैसे पास होंगे। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो तो, उनको तो एक एक नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। और तो समझ के ना, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अगर करिएगा। अब जैसे अच्छे बच्चों की बात करें जिनको एक एक नंबर के लिए जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, आप लोग एक्टिव पैसिव वाइज देख लीजिएगा। एक्टिव पैसिव में आप एक बार इंट्रोगेटिव की कैसे बनती है और इम्परेटिव की, वैसे मेरे चैनल पे पढ़े हैं एक्टिव पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़े हैं, देख लीजिएगा। इसमें भी ज़्यादातर इंट्रोगेटिव आते हैं, तो इंट्रोगेटिव को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। रीऑर्डरिंग तो उसी में आ जाता है आपका एमसीक्यू में। फिर ट्रांसलेशन आता है, और फिर आपका लिटरेचर का पोर्शन जो होता है उससे पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। और वो तो जैसा कि मैंने बताया है, जो पूछा जाए पॉइंट में वही लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है अगर अच्छे नंबर चाहिए। बाकी जब नहीं आता, इन केस मान लो हमें आता ही नहीं जो पूछा गया उसमें, भाई जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा अब नहीं आता, छोड़ना नहीं है, तब तो फिर कहानी भी लिखनी है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, कि जब हमें नहीं आता, जो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ गया, हमें पता ही नहीं है क्या है, अगर पता है तो वही लिखिए जो है, नहीं पता है तो फिर आप उसके बारे में जरूर लिखिए कुछ ना कुछ, उसे छोड़िएगा मत। छोड़ना खतरनाक है। करेंगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि रिवीजन का टाइम है, रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए लिखने की आदत डालिए। और यही सेम ट्वेल्थ में भी है, ट्वेल्थ में भी क्योंकि पैटर्न सेम है, उसमें भी आपके थोड़ा सा बढ़ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, सिंथेसिस आ जाता है, उससे आते हैं वो कैप का पोर्शन भी बढ़ जाता है। लिटरेचर सेम ही है, तो ऐसे करके आप चाहें तो कर सकते, मतलब छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। बाकी आपको कोई दिक्कत है, आप बात कर सकते हैं मुझसे, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं चैनल पे, देख सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं।